नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूँ स्वप्निल, शहंशाह ऑफ बॉलीवुड, मिलेनियम के सबसे बड़े स्टार बिग बी। आप समझ गए कि मैं किसके बारे में बात करने जा रही हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं श्री अमिताभ बच्चन जी के बारे में, जिनका 11 अक्टूबर को जन्मदिन है और वो 81 साल के होने जा रहे हैं। 81 साल के जीवन के इस सफर में 54 साल उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बिताए हैं। जी हाँ, 54 साल पहले उनके अभिनय का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो आज तक अनवरत जारी है। ऐसे कर्मठ कर्मयोगी इंसान के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के समान है। जब इनके माता पिता ने इनका नाम अमिताभ रखा था तो कभी सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि इस इंसान की आभा सचमुच में अमिट है, कभी नहीं धूमिल पड़ सकती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में अमिताभ बच्चन साहब के जीवन यात्रा को कवर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ऐसे महान इंसान की जीवन यात्रा एक वीडियो में कवर करना थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं। अमिताभ बच्चन साहब का जन्म 11 अक्टूबर 1942 में इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन एक जाने माने साहित्यकार, कवि और लेखक थे और माँ तेजी बच्चन एक सोशल वर्कर थी, खुद भी एक मशहूर हस्ती थी। नेहरू गांधी परिवार से इनकी नजदीकियां जग जाहिर है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब देश की प्रधानमंत्री बनी तो तेजी बच्चन जी उनकी निजी सलाहकार थी। तो ऐसे परिवार में अमिताभ जी ने जन्म लिया और ये बड़ी संतान थे हरिवंश राय जी और तेजी बच्चन जी की। इनके एक छोटे भाई भी हैं, श्री अजिताभ बच्चन, जो पेशे से एक व्यवसायी हैं। अमिताभ बच्चन साहब की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद में हुई थी। उसके बाद इनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया था। इनके पिता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने थे और वो भी एक बार नहीं, तीन बार। अमिताभ बच्चन जी जब दिल्ली शिफ्ट हो गए तो इनका दाखिला इनके माता पिता ने नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में करा दिया। हाई स्कूल की पढ़ाई इन्होंने शेरवुड कॉलेज से ही की थी और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के करोड़ीमल कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। जैसे सभी आम परिवारों में होता है कि जब बेटा पढ़ लिख जाता है तो कोई नौकरी ढूंढता है, तो अमिताभ बच्चन साहब को भी अपनी अभिनय प्रतिभा का उस वक्त शायद इल्म नहीं था। उन्होंने भी नौकरी की तलाश की। कलकत्ता में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में सेल्स मैनेजर के पद पर ये कार्यरत थे और उन्हीं दिनों थोड़ा सा अभिनय का शौक भी हो गया, तो इन्होंने शौकिया थिएटर करना शुरू कर दिया और थिएटर करते करते अभिनय का शौक कुछ यूं गहराया कि कुछ दोस्तों और छोटे भाई के कहने पर फिल्मों में भाग्य आजमाने के बारे में इन्होंने सोचा। क्योंकि इनका परिवार नेहरू गांधी परिवार के काफी करीब था तो फिल्मों में एंट्री मिले तो कैसे मिले, इसके लिए इंदिरा गांधी जी से एक सिफारिशी चिट्ठी लिखवाई इनके पिता ने नरगिस दत्त जी के नाम पे। नरगिस दत्त जी जो जानी मानी अभिनेत्री होने के साथ साथ राज्यसभा से कांग्रेस की सदस्य भी थी। तो बस ये सिफारिशी चिट्ठी लेकर अमिताभ बच्चन जी नरगिस दत्त जी और सुनील दत्त जी के पास पहुंच गए, जो उस वक्त अपनी एक फिल्म रेशमा और शेरा प्लान कर रहे थे। क्योंकि इतनी तगड़ी सिफारिशी चिट्ठी आई थी तो मना कैसे करते, तो अपनी फिल्म में एक छोटी सी भूमिका उन्होंने इन्हें ऑफर की और इस भूमिका में उन्होंने एक गूंगे लड़के का किरदार निभाया है। खुद सोचिए, अमिताभ बच्चन जी के पास इतनी जबरदस्त आवाज़ है, उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है, लेकिन फिल्म में उनको पहली बार जब रोल मिला तो एक गूंगे लड़के का। हालांकि इनकी जो पहली फिल्म रिलीज हुई थी वो थी सात हिंदुस्तानी, जो ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने बनाई थी। उनकी कहानी पर ये फिल्म बनी थी और उसमें इन्हें एक मुस्लिम शायर का रोल मिला था। हालांकि पहली दो फिल्मों से इन्हें ज़्यादा कोई पहचान नहीं मिल पाई। उसके बाद कुछ और फिल्में भी इन्हें ऑफर हुई, जैसे बॉम्बे टू गोवा। लेकिन इसके बाद 1970 में इनकी ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म आई आनंद। हालांकि इसके हीरो थे राजेश खन्ना, लेकिन बाबू मोशाय के किरदार को भला कौन भूल सकता है। एक डॉक्टर की भूमिका इसमें अमिताभ बच्चन साहब जी ने निभाई थी, जो बेहद पॉपुलर हुई, इतनी पॉपुलर हुई कि दुनिया उन्हें
बाबू मोशाय के नाम से ही जानने लगी। इसके बाद कुछ और फिल्में भी आई लेकिन इतनी सफलता नहीं मिली। लेकिन इनकी किस्मत पलटी 1973 में जब इनकी फिल्म जंजीर रिलीज हुई। प्रकाश मेहरा साहब ने ये फिल्म बनाई थी। हालांकि इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन उनकी पहली चॉइस नहीं थे। वो इस फिल्म में पहले धर्मेंद्र को लेना चाहते थे, संजीव कुमार को लेना चाहते थे, शत्रुघ्न सिन्हा को भी लेना चाहते थे, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। शत्रुघ्न सिन्हा साहब अमिताभ बच्चन के करीबी दोस्त बन चुके थे। दोनों का साथ में उठना बैठना काफी हो चुका था। तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने ही सिफारिश की थी कि इस फिल्म में उनकी जगह अमिताभ को लिया जाए। और अमिताभ इस फिल्म में कुछ यूं जमे, इस किरदार में कुछ ऐसे सेट हुए कि लोगों के दिलो दिमाग में छा गए। और इसी फिल्म से इन्हें एक नया नाम मिला, एंग्री यंग मैन का। इसके बाद तो सफलता का दौर कुछ यूं शुरू हुआ जैसे कि सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक के बाद एक हिट फिल्में आती चली जा रही थी। शोले, दीवार, त्रिशूल, कभी कभी, सुहाग, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, खून पसीना। 70 और 80 का दौर कुछ ऐसा हो गया था कि फिल्म इंडस्ट्री को वन मैन इंडस्ट्री कहा जाने लगा था। यानी कि अमिताभ बच्चन अगर फिल्म में है तो सफलता की गारंटी है। एक से एक मूवीज आ रही थी, लेकिन सभी फिल्मों में ज्यादातर अमिताभ बच्चन साहब का किरदार एक एक्शन हीरो का होता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक्शन में ही अपने आप को प्रूव कर रहे थे। उन्होंने कुछ ऐसी मूवीज भी की जिसमें उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया, जैसे कि कभी कभी, अभिमान, चुपके चुपके। चुपके चुपके में उनकी कॉमेडी को भला कौन भूल सकता है। तो कॉमेडी हो, इमोशंस हो, एक्शन हो, हर विधा में उन्होंने अपने आप को साबित किया और ये प्रूव कर दिया कि वो एक कंप्लीट एक्टर है और उनका किसी से कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। इसी दौरान इनकी कुछ ऐसी फिल्में आई जिसमें इनके साथ पैरेलल रोल में विनोद खन्ना थे, जैसे कि परवरिश, अमर अकबर, एंथोनी, खून पसीना। बस यही एक दौर था जब विनोद खन्ना साहब ने इन्हें कांटे की टक्कर दी और कहा जाने लगा था कि विनोद खन्ना शायद नेक्स्ट सुपरस्टार हो सकते हैं। लेकिन तभी 80 के शुरुआती दौर में विनोद खन्ना साहब ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और वो ओशो आश्रम में शिफ्ट हो गए और अमेरिका चले गए। और उसके बाद तो जैसे अमिताभ बच्चन के लिए कोई कंपटीशन ही नहीं रह गया था। अमिताभ बच्चन पूरी तरह से बॉलीवुड के शहंशाह बन चुके थे। लेकिन तभी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सेटबैक आया। 1982 में फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान उनका एक एक्सीडेंट हो गया। पेट में गंभीर चोटें आई। बेंगलोर में ये शूटिंग हो रही थी और बेंगलोर में ही उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। काफ़ी लंबे समय तक वो बीमार रहे और एक समय ऐसा भी आया था जब डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने में असमर्थता जाहिर कर दी थी। जी हाँ, वो बहुत सीरियस हो गए थे। पूरा देश उनसे कुछ यूं जुड़ चुका था कि कोई उनके लिए व्रत कर रहा है, कोई उनके लिए पूजा रखवा रहा है, दिन रात उनके लिए दुआएं की जा रही थी। हर धर्म के लोग अपनी अपनी तरह से अमिताभ बच्चन की सलामती के लिए दुआ कर रहे थे। ऐसी पॉपुलैरिटी शायद ही कभी किसी अभिनेता को नसीब हुई हो। अमिताभ बच्चन साहब शायद खुद ये बात नहीं जानते होंगे कि वो इतने पॉपुलर हो चुके थे। शायद सबकी दुआएं रंग लाई, डॉक्टरों के एफर्ट्स रंग लाए और अमिताभ बच्चन साहब स्वस्थ हो गए। और स्वस्थ होने के बाद एक बार फिर से उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया, लेकिन वो लोगों का एहसान नहीं भूले। इस बार उन्हें शायद ऐसा लगा था कि ये नया जीवन उन्हें लोगों की दुआओं से मिला है। आम लोगों के बीच वो कनेक्ट होने लगे थे और इसी दौरान उन्होंने राजनीति में हाथ आजमाने की भी सोची। इलाहाबाद से 1984 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा। राजीव गांधी जी, इंदिरा जी की मौत के बाद जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे तो अमिताभ बच्चन जी ने कंधे से कंधा मिलाकर राजनीति में उनका साथ दिया। इलाहाबाद से वो इलेक्शन जीत भी गए, लेकिन कुछ समय के बाद
उनके ऊपर कुछ आरोप लगने लगे भ्रष्टाचार के और 1989 में उन्होंने राजनीति को अलविदा कह दिया। उन्हें लगा कि वो एक अभिनेता है, कलाकार है और राजनीति उनके लिए नहीं है। वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए ही बने हैं और यही जगह उनके लिए सही है। एक बार फिर से काम का सिलसिला चालू हो गया, लेकिन अब उन्हें सफलता उतनी नहीं मिल पा रही थी। दौर बदल चुका था, कुछ नए अभिनेता मैदान में उतर गए थे। फिल्म इंडस्ट्री जैसे एक करवट सी ले रही थी। आमिर खान, सलमान खान, संजय दत्त, सनी देओल जैसे अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रहे थे। इन्हीं नामों में अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ जैसे अभिनेता भी शामिल थे। अमिताभ बच्चन साहब की उम्र भी बढ़ने लगी थी। अब उन्हें उतनी सफलता नहीं मिल पा रही थी जैसे कि पहले मिला करती थी। गंगा जमुना सरस्वती, महान, आज का अर्जुन इत्यादि फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होने लगी। 90 के शुरुआती दशक में एक और सुपरस्टार फिल्मों में एंटर कर चुका था, यानी कि शाहरुख खान। 92-93 में शाहरुख खान ने फिल्मों में एंट्री ली थी और देखते ही देखते वो भी बॉलीवुड के किंग खान बन गए। तो अमिताभ बच्चन साहब ने इस बात को समझ लिया कि अब फिल्म इंडस्ट्री में उनके लिए वो जगह नहीं बची है जो कभी हुआ करती थी। उन्होंने रिटायरमेंट लेने की सोची और 5 साल के लिए उन्होंने अभिनय से ब्रेक लिया। लेकिन इस दौर में वो शांत नहीं बैठे। उन्होंने बिजनेस में हाथ आजमाने की सोची। ABCL नाम की एक कंपनी फॉर्म की 1992 में और इसके तहत वो फिल्मों का और टीवी शोज का निर्माण करने लगे। 1996 में अमिताभ बच्चन साहब की कंपनी ने पहली बार भारत में मिस वर्ल्ड पेजेंट का आयोजन किया, लेकिन ये सारे वेंचर्स उनके फ्लॉप गए। बिजनेस उन्हें रास नहीं आया। इसके बाद उन्हें काफी फाइनेंशियल लॉस सहना पड़ा। फिल्मों में काम वो कर नहीं रहे थे। बिजनेस में भारी नुकसान हो चुका था। ये ऐसा दौर था जब अमिताभ बच्चन साहब ने काफी बुरा वक्त भी देखा है। उनकी कंपनी घाटे में जा चुकी थी, वो कर्ज में डूब चुके थे। कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था, कोई सहारा नहीं नजर आ रहा था और ऐसे में एक मित्र ने उनका हाथ थामा। ये थे अमर सिंह साहब। अमर सिंह साहब ने एक बार फिर से उन्हें स्टैब्लिश कराने की ठान ली। सन 2000 में अमिताभ बच्चन साहब ने यशराज की फिल्म मोहब्बतें में काम किया। हालांकि इसके नायक शाहरुख खान साहब थे। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन साहब, जो एक समय बॉलीवुड के शहंशाह रह चुके थे, जब मोहब्बतें में काम कर रहे थे तो उन्हें शाहरुख खान का इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि शाहरुख खान उस समय काफ़ी बिजी थे और सेट पर देर से आते थे। लेकिन अमिताभ बच्चन ने इस हालात को भी स्वीकार किया और अपने कर्म करते चले गए। इसी दौरान उनको टेलीविज़न का एक शो ऑफर हुआ, कौन बनेगा करोड़पति, जो एक विदेशी शो पर आधारित था। अमिताभ बच्चन साहब उस वक्त काफ़ी फाइनेंशियल दिक्कतें झेल रहे थे और उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। हालांकि वो हिचकिचा रहे थे कि क्या उन्हें टेलीविज़न का शो एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे और उनके मित्र अमर सिंह साहब ने उन्हें उकसाया कि उन्हें ये शो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस शो के बहाने एक तो उन्हें पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे और आम जनता से कनेक्ट होने का दोबारा से अवसर मिलेगा। अमिताभ बच्चन साहब ने इसे एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और इस शो से जुड़ गए और कुछ ऐसे जुड़े कि आज 22-23 साल तक लगातार वो इस शो को हर साल होस्ट करते चले आ रहे हैं। कौन बनेगा करोड़पति शो की कल्पना भी अमिताभ बच्चन जी के बिना करना बहुत मुश्किल है। सन 2000 में जब उन्होंने फिर से फिल्मों में काम करना शुरू किया तो एक बार फिर से उनका सफलता का दौर शुरू हो गया। बागबान, बंटी और बबली, कभी खुशी कभी गम, ऐसी अनेक फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया और ये सिलसिला अब तक जारी है। पीकू फिल्म में उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। फिल्म सरकार में उनके किरदार को भला कौन भूल सकता है। और अभी हाल में ही उनकी फिल्म आई है ऊंचाई। तो लगातार फिल्मों में वो काम करने लगे और फिल्मों में ही क्यों, मॉडलिंग में भी उन्होंने हाथ आजमाया और सफलता के नए आयाम को छुआ।
हर प्रोडक्ट की मॉडलिंग करते अमिताभ बच्चन साहब ही नज़र आते हैं। और अमिताभ बच्चन साहब जब किसी प्रोडक्ट को इंडोर्स करते हैं ना, तो यूँ लगता है जिसे घर का कोई बड़ा बुजुर्ग समझा रहा है कि हमें इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहिए। उनकी बातों का कुछ यूँ प्रभाव पड़ता है कि जिस प्रोडक्ट को भी एंडोर्स करते हैं उसकी सफलता की तो जैसे गारंटी हो जाती है। अभिनय के अलावा अमिताभ बच्चन साहब ने कुछ फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग भी की है और इनके गाए गाने काफ़ी मशहूर भी हुए हैं। जैसे फिल्म लावारिस का गीत मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मिस्टर नटवरलाल का गीत मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो, या फिर रंग बरसे चुनर वाली। ऐसे अनेक गीत हैं जो सुपरहिट है और अमिताभ बच्चन साहब ने खुद गाए हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ फिल्में प्रोड्यूस भी की हैं, जैसे कि सिलसिला, शहंशाह और भी कई फिल्में हैं, लेकिन प्रोड्यूसर के तौर पे वो ज़्यादा सफल नहीं रहे। कौन बनेगा करोड़पति में उनके विराट व्यक्तित्व के सामने जब कॉन्टेस्टेंट सहमते हैं तो कुछ ही क्षणों में अपने सरल और सहज व्यवहार से वो सामने वाले को यूं कंफर्टेबल कर देते हैं कि वो अपनी जिंदगी के अंतरंग पल भी उनके सामने खोलकर रख देते हैं। ऐसा विलक्षण व्यक्ति सिर्फ एक ही हो सकता है। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास के पन्ने अगर हम पलटे तो सुपरस्टार हमें कई मिलेंगे। कई ऐसे अभिनेता मिलेंगे जिन्होंने सफलता का एक लंबा दौर जिया है, लेकिन लगातार 55 वर्षों तक सक्रिय रहकर अपनी जगह बनाए रखना ये कोई मजाक नहीं है, हर एक के बस की बात नहीं है। ऐसा तो सिर्फ एक ही व्यक्ति हो सकता है और वो है अमिताभ बच्चन साहब। अमिताभ बच्चन साहब ने जीवन के हर सेटबैक को पीछे छोड़ दिया। जैसे कि मैंने बताया कि फिल्म कुली की मेकिंग के दौरान वो गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इससे उभरे ही थे कि उन्हें मिस्थेनिया ग्रेविस नाम की बीमारी ने घेर लिया था। फिल्म शराबी के शूटिंग के दौरान कहा जाता है कि वह अपना हाथ भी नहीं उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, इसको अपना अंदाज बना लिया। अगर आपने ये फिल्म देखी होगी तो आप इस बात को गौर जरूर करिएगा कि ज़्यादातर दृश्यों में वो अपने एक हाथ को अपनी पॉकेट में ही रखते थे, क्योंकि हाथ उनका उठता ही नहीं था, लेकिन किसी को पता नहीं लगने दिया और फिल्म सुपर हिट हुई। कई बार वो गंभीर रूप से बीमार हुए हैं। सन 2020 में जब कोरोना की बीमारी इस देश में आई तो उन्हें भी उसने अपने चपेट में ले लिया, लेकिन उससे भी वो उबर गए और एक बार फिर से अपने काम में जुट गए। ऐसे कर्मठ कर्मयोगी को सलाम करने का दिल करता है। अमिताभ बच्चन साहब के अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो हमें तो ये लगता है कि उनकी हर फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस अवार्ड के लायक है, लेकिन फिर भी 16 बार फिल्म फेयर अवार्ड अमिताभ बच्चन साहब को मिल चुका है, जिसमें से 34 बार वो बेस्ट एक्टर कैटेगरी के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं और टोटल 42 बार वो और कैटेगरीज के लिए भी नॉमिनेट हो चुके हैं। इसके अलावा उन्हें सरकार की ओर से 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। 1984 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सन 2001 में उन्हें पद्म भूषण मिला, 2015 में पद्म विभूषण और 2018 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये तो कुछ अवार्ड हैं जो उन्हें इस देश में मिले हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल अवार्ड भी उन्हें कई बार मिल चुके हैं। 2013 में उन्होंने हॉलीवुड में भी काम किया है ग्रेट गैट्सबी नाम की मूवी में। तो दोस्तों, इतने विराट व्यक्तित्व को एक छोटे से वीडियो में समेटने की मैंने कोशिश की है, हालांकि ये काफ़ी कठिन था और इस सफ़र में उनकी काफ़ी सारी फिल्मों के नाम लेना मैं मिस भी कर गई हूँ, क्योंकि उन्होंने लगभग 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। तो इतनी सारी फिल्मों का नाम लेना एक वीडियो में संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है। तो अमिताभ बच्चन साहब, आपका जन्मदिन आ रहा है। हम सब की ओर से आपको जन्मदिन की लाखों लाखों शुभकामनाएं। हम तो ईश्वर से यही दुआ करते हैं कि आप जिए हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी नई शख्सियत के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं। नमस्कार।